हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था या फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी जो फिलहाल का चल रहा है विज्ञान, वो व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसका कहा गया था? 10 मतलब कि टोटली आज तक मिलाकर 4 मनोविज्ञान के रूप में माना गया है। जैसे पहला था आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया था। फिर था किसका? मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया था। फिर तीसरा में कहा कि नहीं, चेतना के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया था, ठीक है। और जो प्रेजेंट में चल रहा है, हम लोग जो पढ़ते हैं, वो किसका है? तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को मानते हैं, ठीक है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति क्रेजमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका पहला आंसर आप लोग दीजिए, किस श्रेणी में होगा? एथलेटिक्स, एस्थेनिक्स या पिकनिक्स या फिर डिस्पैटिक्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पिकनिक्स। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पिकनिक्स हो जाएगा। और चलिए आप लोग बता दीजिए कि एथलेटिक्स जो होते हैं उनका कद कैसा होता है, ठीक है। एक क्रेजमर के द्वारा एथलेटिक्स कैसे कद के होते हैं बताइएगा आप लोग। उसका व्यक्तित्व वर्गीकरण जो होता है वो कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्रेजमर के एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति आते हैं? क्रेजमर के एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति आते हैं? मजबूत शारीरिक गठन वाले या फिर शारीरिक रूप से कमजोर या लंबे तथा पतले, मोटे तथा छोटे या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेजमर के अनुसार जो एस्थेनिक्स हैं ये कैसे वर्ग में आते हैं? तो शारीरिक रूप से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं और लंबे और पतले होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है? बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेवन महोदय थे। कौन थे? रेवन महोदय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 62, स्मृति में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? पहचान, पुनर्वलन, अधिगम या फिर मूल्यांकन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्वलन, ठीक है। यह स्मृति में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लैटिन भाषा पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या है? लैटिन भाषा पर्सोना से ही क्या बना है? पर्सनालिटी। क्या बना है? पर्सनालिटी बना है, ठीक है। पर्सोना से ही क्या बना है? पर्सनालिटी बना है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखौटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती है, उन्हें मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? अधोमुखी कहा है, सर्वमुखी कहा है, या उभयमुखी कहा है, या इनमें से कोई नहीं कहा है? तो जिसका मतलब कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती है जिसमें, उसको बोलते हैं उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त है प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या फिर व्यक्ति इतिहास विधि या समाज मिति विधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज मिति विधि, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? जैसे दृश्य सामग्री जिसे हम देख सकते हैं, उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे या फिर वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो, बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पाठ्य विषय के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए। शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है क्योंकि? शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है क्योंकि उन्हें अच्छे शिक्षकों की कमी है,
टेलीविज़न की पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार से प्रस्तुत किया जा सकता है टेलीविज़न पर, या फिर इससे कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, या फिर टेलीविज़न पर कुछ देखा जाता है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये कोई ज़रूरी थोड़े है कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। पहला, अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है। आपका सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा आपका टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। जनसंख्या शिक्षा का स्तर है। जनसंख्या शिक्षा का स्तर है, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। ये तो जीके जीएस वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है? क्यों आवश्यक होती है? बच्चे बार बार खाने की आदत होती है बच्चे को? नहीं, दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल में गैर हाजिरी नहीं होते हैं, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, या फिर बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, सबसे सही आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि कौन सी है? तो इसका सबसे सही हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि क्या है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली, मतलब कि एक जैसे कमरा है, इसमें क्या होता था, मॉन्टेसरी बोलते थे, इसमें जितने भी है, चाहे सीढ़ी हो, चाहे कोई भी वस्तु वगैरह हो, तो टेबल चेयर ये सब इत्यादि सब चीज़ें रखा रहता था, और इसमें बच्चों को भेज दिया जाता था, और उस मतलब वहाँ पे बच्चे कुछ भी कर सकते थे। तो ये अपने ज्ञान इंद्रियों के साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, ऐसे शिक्षा ग्रहण होता था मॉन्टेसरी के द्वारा, ये प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट आइए। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव में सभी को शिक्षा, या फिर एकल शिक्षा अभियान, या फिर सार्वभौमिक, वो भी प्राथमिक स्तर पर, या फिर लोक जुविंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था सार्वभौमिक, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा पे सार्वभौमिक रूप से क्या होना चाहिए, उसका नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाविष्ट समान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित मूल्यों का विकास करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता का। नेक्स्ट आइए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी एक धर्म पर आधारित न होगा, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा, सभी को अपने धर्मों को मानने व उनके प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यह क्या है? सारा का सारा ऑप्शन सही है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आइए। शिक्षण की आगमन विधि क्या है? शिक्षण की आगमन विधि बताइए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, या इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या फिर विशिष्ट से समान की ओर, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। क्या होता है आगमन विधि में? उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि निगमन विधि किसको बोलेंगे, निगमन विधि किसको बोलेंगे, तो निगमन विधि जो होता है इसका अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट करने का मतलब क्या है? ये जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है, तो निगमन विधि में क्या होगा? सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएगा, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर जाएगा। तो ये आगमन विधि और निगमन विधि आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आइए। लोकतंत्र में विद्यालय को यह बनना चाहिए, लोकतंत्र में विद्यालय को यह बनना चाहिए क्या? सामुदायिक केंद्र बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में है यहाँ 76 हो गया, 77 आइए।
77 में है 100 में से कितने बालक हकलाने वाले होते हैं। 100 में से कितने बालक हकलाने वाले होते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 10 जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हकलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। मंदबुद्धि बच्चों के शिक्षा के लिए जन्मजात शक्तियों का विकास एवं स्वस्थ आदतों का निर्माण करना चाहिए। यह कथन किसका है। यह कथन है वो किसने दिया है। तो ये दिए हैं हेंडरसन महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपका हो जाएगा हेंडरसन तो हो गया। ठीक है, 79 आइए। दृष्टि संबंधी दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। तो दृष्टि संबंधी दोष जो होता है मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। शारीरिक व मानसिक, शैक्षिक व व्यावसायिक, संवेगात्मक या सांस्कृतिक पे। तो देखिए दृष्टि जिसका मतलब कि आँख से मतलब कि नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, एक तो शारीरिक रूप से वो हुआ है। शैक्षिक ये भी डिस्टर्ब होगा। संवेगात्मक रूप से होगा ही क्योंकि देख नहीं पाएगा। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो सांस्कृतिक पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था का उच्चारण दोष वाले बच्चों का प्रतिशत होता है। इस शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का जो बच्चे होते हैं इसमें कुछ उच्चारण दोष पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब उच्चारित नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो ये कितने प्रतिशत लगभग होते हैं, तो ये होते हैं 70 से 85%। ठीक है, नेक्स्ट आइए। 6 वर्ष की आयु में बालक कितने प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अपचारी बालक का प्रकार है संपत्ति नष्ट करने वाला, या फिर दूसरों पर आक्रमण करने वाला, या फिर समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाला। तो ये अपचारी बच्चे जो होते हैं ये सभी प्रकार के होते हैं। वो संपत्ति नष्ट करते हैं, दूसरों पर आक्रमण भी करते हैं, समाज के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं, मतलब अपना मनमानी करते हैं एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका अपचारी बालक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उन लोग को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।